वंस अगेन वेलकम टू आन यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आज का जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा क्या है, डाइस है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पूरे की पूरे वीडियो में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, ये समझेंगे कि डाइस होता क्या है, डाइस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर डाइस में जिस तरह के बेटा जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करने का जो रूल है और उस रूल को हम किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जैसे अगर ये थंबनेल जो मैंने बनाया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस कम कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डाइस पढ़ा तो है, उनको रूल तो मालूम है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, डाइस होती क्या है और डाइस का एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है, और मैं स्ट्रक्चर से क्या समझाने की कोशिश करूंगा वो भी आप समझ जाइए। तो जैसे आपने देखा होगा यार, बचपन में या अभी भी आप इतने बड़े हो गए हैं, अगर आप ट्रेन में देखिए, बस में देखिए, घर में देखिए, तो जनरली हम लोग लूडो खेलते हैं। तो डाइस एक तरह से लूडो है, जहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 6 फेसेस हैं। आप यहाँ पे लूडो खेला होगा तो आपने देखा होगा, अदरवाइज मैं एक बॉक्स दिखा देता हूँ, समझ लेना, इमेजिन कर लेना लूडो है। तो एक तरह से बेटा इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और इन फेसेस पे क्या होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं ना, 1 से लेके 6 तक लिखे होते हैं, और उनका एक लिखने का क्या होता है, पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, हमने बताया कि यार जो भी डाइस होती है उसमें मैंने बोला यार 6 फेसेस होते हैं। अब इस 6 फेसेस, इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, इस 6 फेसेस की कहानी क्या है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं वन फेस को देखता हूं और वन फेस को लेके मैं क्या करता हूं बेटे, का एक ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता हूं। ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या हुआ, जैसे आप सोचो कि आपके पास एक डाइस है, अगर मान लेते हैं बेटा मैंने यहाँ पे क्या रखा, अपना फिंगर रखा है, तो अगर मैं देख रहा हूँ इसके जो अपोजिट में है वो क्या दिख रहा होगा बेटा, आपको ये दिख रहा होगा। अब इसके अलावा मतलब एक फेस के अपोजिट बेटा ये फेस है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो आजू बाजू वाले फेसेस है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा एक फेस है उसकी अपोजिट कितना फेस है, ये फेस है, और उसके बाजू में जो 4 फेसेस दिख रही हैं वो क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं। अच्छा, ये स्टोरी बेटा सबके साथ होती है। स्टोरी सबके साथ होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस फेस पे देखूं तो इस फेस का अपोजिट मेरा ये फेस होएगा, और इसके बाद ये वाले जो चारों फेसेस हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो सबसे पहले आप डाइस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जैसे ही आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे ना, आपको रूल अप्लाई करने में बेटा बहुत इजी होएगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो वन फेस है, अगर उसको मैं कांस्टेंट मानूं या उसको एक तरह से फिक्स कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि उस वन फेस के 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे। वन फेस के कितने फेसेस होंगे बेटा, 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे, और इसी वन फेस के हमारे एक क्या होएगा, अपोजिट फेस होगा। तो सबसे पहले डाइस में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी फेस के बारे में बात हो, यार किसी भी एक फेस के अपोजिट एक फेस होगा, और जो रिमेनिंग फेसेस होंगी वो चाहे ऊपर वाले की बात करूं या नीचे वाले की बात करूं, उनके एडजेसेंट होंगी। दैट इज अ बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द डाइस, जो हर बच्चे को क्या होना चाहिए बेटा, समझ में आना चाहिए। तो जैसे ही आपने डाइस के स्ट्रक्चर को समझा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं यार कितने टाइप्स के डाइस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक डाइस है बेटा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसे अभी मैंने बताया, डाइस के 6 फेसेस पे कुछ नंबर इंडिकेट होते हैं, उन नंबर का एक लिखने का तरीका होता है। अगर कभी भी एग्जामिनर स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात करेगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट फेसेस हैं, चाहे मैं ऐसे बात करूं, चाहे इस तरह से बात करूं, या बेटा चाहे इस तरह से बात करूं, विजुअलाइजेशन के लिए बॉक्स हम एक बार फिर से कंसिडर कर लेते हैं। इनके जो अपोजिट फेसेस हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, 7 होता है। तो अगर कोई भी जो अपोजिट फेस है, आप याद रखना, अगर मेरे पास अपोजिट फेसेस है तो 1 के अपोजिट क्या होगा बेटा, 6, और उनका सम हमेशा क्या होएगा, 7 होएगा। तो 2 के अपोजिट मेरा क्या आएगा, 5 आएगा, और 3 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, मेरा 4 आएगा। और इसी का जस्ट उल्टा जो रूल है कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होती है, वहां पे अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता है। मतलब 1 के अपोजिट बेटा 6 नहीं आएगा, हो सकता है वो 2 ले ले, 3 ले ले,
4 ले ले बेटा या 5 ले ले, ये मुझे नहीं पता है, बट 1 के अपोजिट डेफिनेटली क्या है बेटा 6 नहीं आएगा। उसी तरह मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 की अपोजिट है बेटा 5 नहीं आएगा, और 3 की अपोजिट क्या है बेटा 4 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा स्टैंडर्डाइज का बेसिक स्टोरी क्या होता है कि अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है बेटा 7 होता है, और नॉन स्टैंडर्डाइज का बेसिक डिफिनीशन क्या है, अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता। अब जब इतनी सी चीज आप समझते हैं ना, तो एक और छोटा सा पॉइंट बेटा ऑब्जर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे ही आपने देखा कि बेटा कोई स्टैंडर्डाइज है, उनके अपोजिट फेसेस का सम कितना हो गया बेटा 7 हो गया। अब एक छोटी सी और स्टोरी समझिए कि 1 की अपोजिट क्या हुआ बेटा 6 हुआ। अब अगर मैं बात करूं तो ये 2 5 3 4 बेटा किसके एडजेसेंट होंगे बेटा 1 के होंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? मैंने बोला क्या समझाया बेटा, 1 के अपोजिट क्या है बेटा 6 है, तो जो रिमेनिंग फेसेस हैं 2 3 5 4 क्या 1 के एडजेसेंट होंगे? तो आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा सेम चीज एडजेसेंट फेसेस 6 के भी एडजेसेंट फेसेस 2 5 3 4 होंगे। अभी हम जस्ट यही समझ के आए हैं बेटा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा अपोजिट फेसेस का सम कितना है बेटा 7 है, तो जो मेरे एडजेसेंट फेसेस हैं, जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनका सम क्या होगा बेटा 7 नहीं होगा। एडजेसेंट फेसेस कांट बी, या सम आप ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट फेसेस कांट बी बेटा 7। अब इसी का जस्ट उल्टा पार्ट किस में हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज में। क्यों वहां पे एडजेसेंट फेसेस का सम 7 होगा, उस चीज को अब फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो अभी मैंने बेसिक डिफिनीशन क्या समझी बेटा, बेसिक डिफिनीशन ये समझी कि 1 की अपोजिट क्या होता है बेटा 6 नहीं होगा नॉन स्टैंडर्डाइज में। इसका मतलब अगर ये बेटा अपोजिट नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या जाएगा बेटा एडजेसेंट जाएगा, तो वहां पे एडजेसेंट फेसेस का सम कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। सेम चीज 2 के अपोजिट 5 नहीं है, तो इसको कहां जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एक डाइस में एक फेस के अपोजिट बेटा एक फेस के अपोजिट एक ही फेस है, तो रिमेनिंग जो फेसेस हैं वो कहाँ जाते हैं बेटा, वो जाते हैं आपके एडजेसेंट में। तो मैं वही बोलूंगा 2 के बेटा एडजेसेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उस केस में यहाँ पे एडजेसेंट फेसेस का जो सम होता है बेटा, एडजेसेंट फेसेस का जो सम होएगा वो कितना होगा बेटा 7 होगा। एडजेसेंट फेसेस सम कितना होएगा बेटा 7 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा है, इस चीज को मैं आगे स्लाइड में अच्छे से लिखा हूं, आप वहां पे क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सबसे पहले बस आपको इतना ही समझना है बेटा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड आइस होती हैं उनके अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है बेटा 7 होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, सम ऑफ द नंबर रिटन ऑन दी एडजेसेंट फेसेस विल नॉट बी 7, मतलब जो उनके नंबर्स लिखे होते हैं एडजेसेंट फेसेस का उनका सम 7 नहीं होगा। अपोजिट फेसेस का सम कितना होएगा बेटा 7 होएगा। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सम ऑफ द नंबर रिटन ऑन दी एडजेसेंट फेसेस will be 7 and sum of the number written on the opposite faces will not be 7। तो ये चीज मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, अगर आपको नोट्स बनाना है तो वहां से इस चीज को लिख सकते हैं, और ये छोटे से पॉइंट्स आप बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं। क्या इतनी सी चीज बेटा क्लियर है? और अगर इतनी सी चीज़ क्लियर है तो थोड़ा हम डाइस के कॉन्सेप्ट को और बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने कॉपी और नोट्स को लेके समझ सकते हैं, आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यार मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं मतलब जल्दी फटाफट पढ़ाऊँगा, ये मेरा नेचर नहीं होता। बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, आप इन चीज़ों को समझिए। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू सो मच बेटा, आप लगातार देखते रहिए। अब हमारे पास जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम ओपन डाइस के बारे में। अच्छा ओपन डाइस का मतलब क्या है, लेट्स टेक एग्जांपल मेरे बच्चे। अगर ये हमारे पास ये जो बॉक्स मैंने लिया है, अगर इसको बेटा मैंने ऐसे ओपन कर दिया, मतलब इस चीज को पूरा टीयर कर दिया, मतलब एक तरह से पूरा ओपन कर दिया, सब फाड़ के बराबर कर दिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा इस चीज को मैं विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप मुझे, ये तो मुझे लगता है ये बंदे को ये चीज बेटा समझ में आई होगी।
ये वाला सेक्शन समझिए और बेटा ये वाला सेक्शन समझिए। क्या अगर मैं इसको मोल्ड करना चाहूँ तो बेटा क्या मुझे ऐसे दिख रहा है? थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरा बैग बहुत ज़्यादा जा रहा होगा, ये ऐसे हो जाएगा। और अगर बेटा इस चीज़ को मैं यहाँ पे कांस्टेंट रख लूँ और इस चीज़ को यहाँ पे कांस्टेंट रख लूँ, तो ये वाला जो फेस हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा और ये वाला बेटा ऊपर जाके इसके ऊपर पैक हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस बॉक्स को ओपन कर दें तो ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे हो जाएगा, ये वाला बेटा ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो फोल्ड होके बेटा वो किसी इसी स्ट्रक्चर में बेटा बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी सिर्फ इतना ही याद रख लो कि ये जो ओपन डाइस है, अगर मैं देखूं बेटा ये इसके क्या रहा है, आप ध्यान से समझिए, ये ऐसे हो रहा है तो मतलब ये इसके अपोजिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है बेटा, ये यहाँ पे इसके क्या हो गया बेटा, अपोजिट हो गया। सेम चीजें मैंने क्या देखी बेटा, ये वाला जो मतलब ये जो फेस है ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला किसके अपोजिट हो जाएगा बेटा, इसके अपोजिट हो जाएगा। और ये जो इसका अगर इसको बेस मान लिया है तो ये चीज इसके ऊपर जाएगी, तो ये वाली चीज बेटा इसके अपोजिट हो जाएगी। क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ओपन डाइस में जो सबसे प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो बेटा अल्टरनेट फेस होते हैं, अल्टरनेट फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। आप इस चीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, नोट्स इसका बना सकते हैं, अल्टरनेट फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अब एग्जाम में बेटा ना हम इसके ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एग्जाम में सिर्फ इसी तरह का डाइस का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, आप अगर इस तरह का भी बेटा स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर बेटा मैंने कुछ इस तरह का भी डाइस यहाँ पे बना दिया है, तो ये भी बेटा हमारा किसकी कैटेगरी में आएगा, ये भी हमारा ओपन डाइस की कैटेगरी में आता है। तो बहुत तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं ओपन डाइस में, हम एक एक करके बेटा सारे के सारे वहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा अल्टरनेट फेसेस, ये बेटा किसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। इसका अल्टरनेट फेस कौन सा है बेटा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। और ये जो मेरा बचा हुआ ये स्टोरी है, ये किसके अपोजिट हो जाएगा बेटा, इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में आई? तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अब इस चीज़ को बेटा आप माइंड में रिवाइज करते रहिए। हमने स्टैंडर्डाइज पढ़ लिया, स्टैंडर्डाइज अपोजिट फेसेस का सम 7, नॉन स्टैंडर्डाइज अपोजिट फेसेस का सम बेटा 7 नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज में एक हमने और पॉइंट ऑब्जर्वेशन किया था, वो क्या था, जो हमारे एडजेसेंट फेसेस है उनका सम 7 कभी भी नहीं हो सकता। और बेटा जो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज है उनके एडजेसेंट फेसेस का सम क्या होता है बेटा, 7 होता है। तो जब हम इतनी सी चीज़ पढ़ लेते हैं तो बेटा जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं ना, हमें क्या करने पड़ते हैं बेटा, कुछ रूल्स हैं उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। तो बेसिक 3 गोल्डन रूल्स है, मैं पहला रूल अभी पढ़ा रहा हूँ, रूल पढ़ाने के बाद मैं इसको समझाऊंगा और इसके ये क्यों होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी बेटा हम लोग यहाँ पे क्या है करने वाले हैं। तो जैसे पहला रूल क्या है, इफ देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डाइस, इफ वन फेस इज कॉमन। अगर कोई एक डाइस है बेटा, अगर उसको मैं थ्रो करता हूँ, मान लेते हैं 2 बार थ्रो कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्या दिख रहा है, अगर वहाँ पे एक फेस कॉमन है, हमारे पास बेटा एक फेस कॉमन है और जो कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो डेफिनेटली बेटा एक फेस ऐसा होगा जो आपको नहीं दिख रहा है, तो यही बोल रहे हैं कि जो मिसिंग फेस है वो बेटा कॉमन फेस के क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ पे देख के बता सकते हैं बेटा एक फेस है जो नहीं दिख रहा है, वो क्या है बेटा, 3 के अपोजिट क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में चलता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे हमेशा बेटा एक चीज़ याद कर लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन लॉजिक में क्या करते हो, कभी भी समझते नहीं हैं कि सर ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैं उसका प्रूफ तो बता दूंगा, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करो, इसका जो प्रूफ है आपकी बेसिक डिफिनीशन में छुपा हुआ है। आप मुझे बताओ बेटा ये 3 है, तो इसके ये जो ऐसे ऐसे समझो, अगर ये बेटा 3 है तो ये वाले दोनों फेस इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो या आप मुझे बता सकते हो 3 के एडजेसेंट 2 है, 3 के एडजेसेंट 1 है। सर यही सेम चीज़ में 3 के एडजेसेंट 4 है, 3 के एडजेसेंट 5 है। तो आप मुझे बताओ, मैंने पहले ही स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि बेटा जो एक फेस होता है ना, उसके 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। तो ये तो बेटा 1 2 3 4
4 एडजेसेंट फेसेस तो आ गए, तो जो बचा फेस हो तो अपोजिट ही होगा, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। लेकिन अगर अभी भी कुछ बच्चों के माइंड में ये नहीं चला है, तो देखो मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ बेटा। अभी हमने क्या सीखा था, ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट सीखा था। अब ओपन डाइस क्या कहती है कि जो बेटा हमारे अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को इस ओपन डाइस में क्या करते हैं बेटा, प्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल बेटा, मैंने 3 को यहाँ पे ले लिया। तो अब इस चीज़ को समझो, जो एकदम बिगनर है, जिनको बेसिक से पढ़ना है बेटा, एकदम मैं बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूँ, जो थोड़े फास्ट वाले हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, तो मैं उनको बोलूँगा थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार। आप आराम से देखिए, आई नो कि हम लोग कैसे पढ़ते थे। देखो बेटा, ये 3 और ये 1 उसके क्या है, एडजेसेंट है। तो इनमें मैं कहीं पे भी बेटा, अब आप ये सोचो, क्या मैं 1 एंड 2 को यहाँ पे ले सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर 1 की नहीं ले सकते, क्योंकि अल्टरनेट फेस क्या होता है, अपोजिट होता है। तो सर आप 1 को यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो लॉजिकली मैंने बेटा 1 को यहाँ पे ले लिया। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर यहाँ पे 1 ले लिया, तो आपके माइंड में चलेगा सर आई शुड टेक इट 2 एज़ वेल। तो ये 2 कहाँ लेंगे? तो 2 मैं बोल सकता हूँ, कैन आई टेक 2 ओवर हियर? ध्यान से समझना। क्या मैं बेटा 2 यहाँ पे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि वो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि अल्टरनेट फेस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे 1 के बाजू में कौन है बेटा, 2 है। तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा। सर 2 यहाँ पे आ सकता है, 2 यहाँ पे आ सकता। अभी आप फॉर टाइम बिंग कहीं पे भी रख लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अब हमारे पास जब मैं सेकंड डाइस को देख रहा हूँ, तो सेकंड डाइस में भी 3 के अपोजिट 3 के बाजू में 5 एंड 4 हैं बेटा। तो मैं बोलूँगा सर देखो यहाँ पे तो 5 एंड 4 क्या हैं, नहीं आ सकते। और यहाँ पे मैंने पहले ही भी बोला था 1 एंड 2 बेटा नहीं आ सकते। तो अच्छा 5 एंड 4 आएंगे क्या? तो मैं बोलूँगा सर 5 को यहाँ ले लेते हैं, चलेगा, क्योंकि अभी वो 3 के अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है। अच्छा, क्या मैं 5 को यहाँ पे ले चुका हूँ, तो कैन आई टेक बेटा यहाँ पे, फिर कोई बोलेगा अच्छा सर 4 यहाँ रख लो। देखो बेटा, ये तो ऑलरेडी बोला 4 यहाँ नहीं आएगा, तो 4 यहाँ पे हो सकता है। कोई बोलेगा सर 4 यहाँ ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, तो 5 क्या होगा बेटा, यहाँ पे आएगा। अब देखो आप सारे के सारे फेसेस क्या हो चुके हैं बेटा, कवर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे वही नंबर आएगा जो बेटा आपको दिख नहीं रहा था, और वो नंबर क्या था बेटा, मेरा 6। तो ये मेरा बेसिक रूल का क्या हो गया बेटा, हमारा डेरिवेशन भी हो गया। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डाइस के स्ट्रक्चर से भी बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझाया, और ओपन डाइस का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसके बेसिस पे भी बेटा मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करते हैं ना, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। जैसे होता क्या है कि जब ये बच्चे को समझ में आ जाता है कि सर अगर डाइस में ये मेरा फेस क्या है, कॉमन है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया सर 3 के अपोजिट क्या होएगा, 6। लेकिन उसके माइंड में ये ज़रूर क्वेश्चन चलता है, और अगर आपका नहीं चल रहा है तो आपके माइंड में भी चलना चाहिए कि सर व्हाट अबाउट अदर्स, वो और सबके बारे में क्या होगा, कि और कौन किसके अपोजिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बनता है बेटा। तो आपको एक काम ये करना है, सबसे पहले आप इन चीज़ को ऐसे देखिएगा बेटा, कि ये जो कॉमन फेस है इसको पहले क्या कर लीजिए बेटा, फिक्स कर दीजिए। कॉमन फेस को एक जगह पे कर लीजिए। अब उस कॉमन फेस से बेटा आपको एक काम करना है, कॉमन फेस को मैंने फिक्स कर दिया, या तो बेटा आप क्लॉकवाइज जाइएगा, या तो बेटा आप क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा। या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, या तो क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे चलने की कोशिश किया, तो ये कितना हुआ, 3 1, ये और ये कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। और अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चला तो कितना आ गया, 3 5 4 आ गया। तो मुझे ये पता चल गया बेटा, ये तो मेरे को मालूम है कि जो अपोजिट है, जो मिसिंग है, वो तो क्या है बेटा, अपोजिट है। अब ये जो जिसके सामने पड़ रहा है, ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। 80% प्रॉब्लम इसी के ऊपर बेटा बनती हैं। ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर किसी भी डाइस में एक फेस कॉमन है, तो जो मिसिंग फेस है वो कॉमन फेस के अपोजिट है। अगर मुझे ये पता करना है कि अदर फेस किसके अपोजिट होंगे, तो मुझे या तो मैं यहाँ से ये जो मेरा कॉमन है उससे या तो मैं क्लॉकवाइज आऊँगा, या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊँगा। यही जो जिसके सामने आएगा वो मेरा आंसर होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चलेगा सर अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, 3 2 1 फर्स्ट डाइस से, और यहाँ पे क्या हुआ, 3 4 5। यार आप ये समझिए, जब भी आप
का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें अच्छी हैं, तो बेटा आपके तरीके बदलने से आंसर नहीं चेंज होते। आप ये समझिए ये सेम चीज़ें होंगी, तो ये यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट हुआ, रूल नंबर 1 का ही दूसरा पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, एक और छोटा-सा ऑब्ज़र्वेशन देखते हैं। मैंने पहले ही आपसे कमिट किया था, एकदम कंप्लीट पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, ज़ीरो से लेके जो भी आज तक बोलते हैं, ज़ीरो से हीरो, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं सब बोल नहीं पाता यार, मैं सिर्फ़ इतनी सी बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कॉमन फेस क्या है? 5 है। तो अगर मुझे इसमें चेक करना है कि कौन किसके अपोज़िट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5, 1, 2। अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज़ चला गया और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? यहाँ पे लिख लिया 5, 4, 3। तो 1 किसके अपोजिट आ गया? 4 के, और 2 किसके अपोजिट आ गया? 3 के। अगर यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे 1 है। अगर मैं 1 से यहाँ पे चलूँ तो 1 के अपोजिट 1, 6, 4 लिखा, और यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज चला तो मैंने क्या लिखा? 1, 2, 5 लिखा। तो मुझे क्या मिला? 6 के अपोजिट 2 मिल गया, और 4 के अपोजिट क्या मिल गया? 5 मिल गया। क्या ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में चलेगा, सर ये तो आप बता चुके हो, फिर से क्यों बता रहे हो? देखो, मैं एक आपको ऑब्जर्वेशन कराना चाहता हूँ। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तब भी बेटा इससे काम नहीं चलेगा। पता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मेरा जो कॉमन फेस है, अगर आप देखिए जो यहाँ पे मेरा कॉमन फेस है, अगर वो एक ही साइड पे है, कहने का मतलब 5 इधर है और इस साइड है, तो जो सामने सामने जो जो जैसे जैसे फेसेस हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा। आप ये देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा जो कॉमन फेस है 1 है, वो मतलब फ्रंट पे लिखा है, तो ये जो बच्चे फेसेस, ऊपर वाला ऊपर के, बाजू वाला किसके बेटा? बाजू के वाले के हो जाएगा। ये छोटा सा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप क्विकली कर लेंगे, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें यार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल तो मालूम ही है। ये चीज़ें हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हमारा पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ रूल नंबर 1 का। मैं अब क्या कर रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे। जैसे अगर कोई बोले कि व्हिच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 2, तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे रूल नंबर 1 ही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 क्या है? कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा? क्लॉकवाइज जाऊँगा, और अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करेगा। आप इस तरह से लिख लीजिए 5, 3, 2, और यहाँ पे क्या हुआ? 5, 1, 6 हो गया, और मुझे पूछा गया है 2 के अपोजिट क्या होएगा, तो 2 के अपोजिट मेरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार आप चेक कर लिया करिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं बोलते रहा हूँ क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन हम अभी जैसे आदत नहीं है इतनी हैबिचुअल की, तो हम कुछ गलतियाँ कर सकते हैं। उस चीज़ को आप इग्नोर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा हमेशा। जैसे इन्होंने क्या बोला, व्हिच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 1। तो अब देखो, जैसे ये 5 है, 5 एक ही साइड पे है। अब मुझे पता है तो मैं यहाँ पे रूल वो नहीं लगाऊंगा, 1 के अपोजिट सीधे सीधे मैं 2 मार्क करके चला जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो कॉमन फेस है वो एक ही साइड पे है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें पता रहती हैं तो आंसर करने में थोड़ी सी क्या हो जाती है, चीज़ें आसानी होती हैं। उन्हीं चीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब चलो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्या कर रहा है? टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो व्हेन द नंबर 5 इज ऑन द टॉप, व्हिच डिजिट विल अपीयर एट द बॉटम व्हेन द नंबर 5 इज ऑन द टॉप। तो सबसे पहले एक फेस कॉमन है 3, 5, 2, तो मैंने क्या लिखा? 3, 5, 2 हुआ, और यहाँ से मैं क्लॉकवाइज गया इस तरह से, तो ये कितना हुआ? 3, 6, और ये कितना हो गया? 4। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरा नंबर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बात कर रहा हूँ, व्हेन नंबर 5 इज ऑन द टॉप, मतलब वो टॉप है तो बॉटम पे क्या होएगा? तो बॉटम पे आने का मतलब यार एक तरह से 5 के अपोजिट क्या पूछ रहा है? 6 पूछ रहा है। तो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा समझने की क्वेश्चन करिएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक मैंने जो 2-3 क्वेश्चन कराए वो सिर्फ इसलिए कराए कि आपका जो बेसिक है ना, वो चीज़ बहुत अच्छे से क्या हो जाए भाई, समझ में आ जाए। अब उन इन्हीं इसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करना है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। रूल तो मेरा वही है, 4, 5, 6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 4 है, 5 है, और क्या हो गया? 6 है। और यहाँ पे मैंने रूल अप्लाई किया तो कितना हुआ? 4, 1, और क्या हुआ? 3। तो 5 के अपोजिट कितना हो गया? 1 हो गया। 6 के अपोजिट कितना हो गया? 3 हो गया। एक नंबर मिसिंग है, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? देयर आर टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द सेम डाइस।
मतलब सेम डाइस का टू डिफरेंट पिक्चर है, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स द डाइस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों डाइस हैं, इनका इनके बेसिस पे जो ये नंबर्स लिखे हैं, इन चार में से बेटा कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, या इन दोनों की हेल्प से हम कौन सा डाइस बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल सा तरीका, पहले तो मैंने रूल लगा लिया। रूल मेरा क्या कह रहा है, रूल मेरा यही कह रहा है कि भाई हमने क्लॉकवाइज गए, 5 के अपोजिट क्या हुआ, 1 हुआ। अब बताओ जो सरफेस बेटा अपोजिट है, क्या वो कभी एडजेसेंट दिखेगी? तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 5 और 1 यहाँ पे कैसे बने हैं बेटा, एडजेसेंट बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये बेटा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 5 के अपोजिट क्या है, 1 है। इसी तरह मैं और अगर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो मैं बेटा 6 और 3 को भी क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों कैंसिल कर सकता हूँ? क्योंकि 6 के अपोजिट 3 है। सेम स्टोरी से मैं सी ऑप्शन को भी बेटा क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या है, 2 है, जो कि होना क्या चाहिए, 4 के एडजेसेंट। यहाँ यहाँ पे 4 के एडजेसेंट है और इन्होंने 4 के अपोजिट 2 आया है। तो मेरा लास्ट का ऑप्शन क्या बच जाता है, 5 3 2, जो मेरा कोई भी रूल को बेटा वायलेट नहीं कर रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको क्या करना होता है, आपको एलिमिनेशन मेथड को क्या करना है, यूज करना होता है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और पुश कर रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करिए। जैसे आपके पास यही टू डिफरेंट डाइस हैं, ए बी सी डी ई एफ, मतलब आपके पास यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसके रूल को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा सी ए बी है, और ये फिर क्या है, सी डी ई है। अगर मैं इस तरह से यहाँ पे घूम के जाता हूँ, तो ए के अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया, वी के अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। अब मेरे पास सी के अपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा। तो फिर से आप क्या करिए, इसमें फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाने का मतलब क्या हुआ कि ए के अपोजिट डी है, तो एडजेसेंट में नहीं आ सकता। बी के अपोजिट ई है, तो वो भी एडजेसेंट में नहीं आ सकता। और सी के अपोजिट एफ है, तो वो भी एडजेसेंट में नहीं आ सकता। तो मेरे पास बचता कौन सा ऑप्शन है, एफ डी ई। इससे ये डाइस मैं बना सकता हूँ, और ये क्या होगा, ये मेरा राइट आंसर होगा। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं। हम एक एक रूल ले रहे हैं, और एक एक रूल पे बेटा अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे जैसे जैसे रूल आप पढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। अच्छा, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना, उनको ये समझ में आ रहा होगा, सर ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, आपने लगता होगा सॉरी बेटा, गलती से दोबारा क्या कर लिया, पूछ लिया। नहीं बेटा, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसके ऊपर चाहें तो एक स्टार मार्क लगा सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। जैसे अगर मैं यहाँ पे रूल मैंने लगाने की कोशिश की, तो मेरा रूल क्या कह रहा है, मैं क्या लिखूंगा, 4 5 6 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, 4 1 3 लिखूंगा। तो 5 के अपोजिट क्या है, 1 है, 6 के अपोजिट क्या है, 3 है, और 4 के अपोजिट क्या है, 2 है। अब मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश किया, तो देखो ये 5 और 1 एलिमिनेट कर दिया, और बेटा मैंने ये एलिमिनेट यहाँ पे कर लिया। अब मैं देख रहा हूँ बेटा, अब यहाँ पे देखो 6 to 5 है, और यहाँ पे भी 6 to 5 है। सेम डाइस के दोनों, सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यहाँ पे हैं, इस चीज़ को समझना। इसी तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यहीं पे आप गलतियाँ करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हैं, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से होंगी, नहीं तो डिफिकल्ट होंगी। अब आप मुझे बताइए, हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, सोचने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं, तो बेटा यहाँ पे क्या है, मुझे पता है 6 5 2 है। अब यार 6 5 2 है, 6 5 2 है, कैसे करें? अब थोड़ा सा यहाँ पे सब लोग समझने की कोशिश करो। आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये दोनों ही पॉइंट्स बेटा कहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। अगर मैं मान लेते हैं 6 से बेटा 5 और कहाँ चलूँ, 4 की तरफ चलूँ, ध्यान से समझना। 6 से मैं क्या चल रहा हूँ, 5 और 4 की तरफ। अब मुझे बताओ, इस 4 के अपोजिट क्या है बेटा, 2 है। इस 4 के अपोजिट क्या विजुलाइज कर पा रहा है, इधर बैक साइड में 2 होएगा। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 6 से 5 की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा रोटेशन क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 4 के अपोजिट होएगा। तो जब आप 6 से 5 से अंदर 2 की तरफ जाओगे, तो मेरा रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग है तो करोगे, नहीं तो रट लेना बेटा। अगर ये जो दोनों डाइस का बेटा किस तरफ जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उस साइड किधर जाएगा, तो बेटा वो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो चलो 6 से 5 की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। ये 6 से 5 की तरफ आपको क्या दिख रहा है,
क्या ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? भाई ये रोटेशन आपको क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ से 6 से 5 तो 2 की तरफ जाएंगे तो मेरा रोटेशन क्या दिख रहा है बेटा? क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। एग्जामिनर जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेके आता है तब एक क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे क्या? ये भी बेटा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या दिखा, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किया तो ये हमारा क्या हुआ? सी ए बी है और ये हमारा क्या है? सी डी ई है। क्लियर हुआ इतनी सी चीज़? आप मुझे बताओ, ए के अपोजिट कौन होगा? डी होगा। बी के अपोजिट कौन होगा? ई होगा। सी के अपोजिट सर वो फेस होएगा जो कि अपोजिट क्या है? एफ है। तो अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड अगर मैं क्या करूं, यूज़ करता हूं, तो मुझे पता है ए के अपोजिट क्या है? डी है। तो मैं बी ऑप्शन को तो कैंसिल कर दिया। बी के अपोजिट क्या है बाबू? ई है। ओके, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, सी के अपोजिट क्या है? एफ है। ये तो मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? डी एफ ई। अगर मैं डी एफ ई देखूं तो यहाँ पे यार मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और यहाँ पे भी मैं देखूं तो डी एफ ई, यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। सेम क्वेश्चंस आपको मिला जैसे वो क्या मिला है, पीछे की तरफ हम ये क्वेश्चन करके गए। अब हम इसको कैसे ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करो। फिर से मैं वही मेथड लगाऊंगा। यार देखो, ये डी ई सी का जो रोटेशन है वो क्या है यहाँ पे? क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे देखूंगा डी ई एफ। डी ई एफ का रोटेशन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या समझा कि नहीं समझा? जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी ई एफ का रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है। मुझे पता है अगर यहाँ पे वो क्लॉकवाइज है तो हमारा आंसर में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई अगर सी यहाँ पे है तो सी के पीछे के साइड में क्या होएगा? एफ होएगा। तो डी से डी ई एफ की तरफ जाओगे तो वो क्या होगा? जो इधर रोटेशन है उधर बेटा उसके रोटेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई ये क्या था? क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। तो आज मैंने क्या किया बेटा? रूल नंबर 1 सिखाया, जिसके ऊपर मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 2 और 3 सीखेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मिनिमम मैंने यहाँ पे बेटा 5 वीडियोस इसके लिए बनाए हैं, जिसमें सारे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो लोग वीडियो बेटा अंत तक देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि हाँ भाई हम कैसे पढ़ा रहे हैं। और डेफिनेटली आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।